एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार दोस्तों, कलम के जादूगर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रिचा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपको इस कार्यक्रम में एक जाने माने रचनाकार से मिलाते हैं और जानते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में, जानते हैं साहित्य की बारीकियों के बारे में। और हम आपको इसी कार्यक्रम में मिलाते हैं आपके एक ऐसे सह रचनाकार से जो हमारे पोएट ऑफ द मंथ के विजेता रहते हैं। तो आज हमारे साथ हैं ऐसे ही आपके सह रचनाकार डॉक्टर कामेश गौतम नूर जी, जिन्होंने हमारी मासिक प्रतियोगिता पोएट ऑफ द मंथ के साथ साथ ही केकेजे साहित्य रत्न निर्णायक मंडल की श्रेणी के भी वो विजेता रहे हैं। कामेश जी से आपको रूबरू कराने से पहले मैं थोड़ा सा उनका परिचय आपको देना चाहती हूँ। ये मूल रूप से जिला सीतापुर के कस्बा सिदौली के निवासी हैं। वहाँ के गांधी इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया है। स्कूल के समय से ही वाद विवाद और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए साहित्य के प्रति इनका खासा लगाव पैदा हो गया और कविता लेखन प्रतिभा निखरती चली गई। उच्च शिक्षा के लिए आपका सिलेक्शन देश के जाने माने मेडिकल कॉलेज केजीएमसी लखनऊ यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हो गया और वहां से आपने परास्नातक की डिग्री प्राप्त की। आज एक सफल चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं मंच पर हमारे आज के शाम के कलाकार। स्वागत नमस्कार है मैम। कामेश जी आपका आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आपने मैम। हमारे लिए समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। जी, पहले तो आपको नमस्कार बहुत मैम। बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक साथ, जी सर, शुक्रिया आपको मैम, बहुत थैंक यू बहुत थैंक यू। शुभकामनाएं। आपने एक साथ हमारी जी 2 मासिक प्रतियोगिताएं केकेजे साहित्य रत्न और पोएट ऑफ द मंथ के आप विजेता रहे हैं। इसके लिए आपको ढेरों बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम, जी धन्यवाद, सर, थैंक यू आपको थैंक कैसा यू। महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? ये अद्भुत संयोग है, आपने एक साथ 2 प्रतियोगिताएं जीती हैं। मैम सच बताऊं तो मैं काफी दिनों से इस बारे में सोचता रहता था कि आखिर मेरा नंबर कब आएगा। लेकिन ये संयोग है कि बीच में कई सारे इंटरव्यू जो आपने किए और हमारे माननीय रिस्पेक्टेड लोगों के, तो सबने एक बात ये बीच में कहते रहे कि आप लिखते रहिए, जैसे हमारे श्रेय भाई कहते हैं कि आप लिखते रहिए और मन से जी लिखिए। मन से लिखेंगे तो जी वो किसी दिन माँ का आशीर्वाद होगा, वो कलम में उतर आएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको आशीर्वाद छप्पर फाड़ के सबके ऊपर मिला। है। जी जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। छप्पर फाड़ के। जी मैम बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी पोएट ऑफ द मंथ की, जो आप विजेता रहे उसी कविता से। ठीक है मैम। वैसे तो मैम हमें एक कवि के लिए उसकी हर कविता विजेता होती है। जी फिर भी मैं थोड़ा सा आपके सामने कुछ प्रस्तुत करता हूँ। जी प्रस्तर युग के वो तुंग श्रृंग, जल वेग करे हैं ध्वनि मृदंग। प्रस्तर युग के ये तुंग श्रृंग, जल वेग करे हैं ध्वनि मृदंग। शिखरों पर छाई हरितिका, नभ को छूकर मन हुआ दंग। शिखरों पर छाई हरितिका, नभ को छूकर मन हुआ दंग। लट बिखर रही यूं धवल धवल, चंद्र सदस हैं केस खुले। बहती सरिता का नीर जहां, पाषाणों से मिल जाए गले। कल कल करते जल स्रोत मधुर, प्यासी भूखों हैं तृप्त करे। बल खाती सरिता अंबर से, सागर को मिल आसक्त करे। बल खाती सरिता अंबर से, सागर को मिल आसक्त करे। नील गगन पे धवल चांदनी, बादल बनी तराती है। इस अथाह जल धारा पर दृष्टि भी ठहर न पाती है। इस अथाह जल धारा पर दृष्टि भी ठहर न पाती है। सृष्टि का आदर करने को भगवान भी ध्यान लगाते हैं। सागर की लहरों की मद में गजराज भी शीश झुकाते हैं। शीत पवन सरसर करके संगीत मधुर सा घोल रही। मन आनंदित हो यह कहता है, मस्ती में धरती डोल रही। अंबर ने खोले नील नयन, बादल भी प्रीत में पागल हैं।
है छटा अजब सी मतवाली, जलकुंड में जैसे दावा नल है, जलकुंड में जैसे दावा नल है। नभ में मतवाले बादल भी उमड़ घुमड़ कर फिरते हैं, नवजीवन सजन का चित्त धरे ईश्वर भी ध्यान लगाते हैं। नवजीवन सजन का चित्त धरे ईश्वर भी ध्यान लगाते हैं, जग की चिंता में डूब गए जीवन के स्वप्न जगाते हैं। फैला है धरती का आंचल अद्भुत सुंदर संसार लिए, है खुला व्योम ले हरियाली, कितना विस्तृत आकार लिए, कितना विस्तृत आकार लिए। नमस्कार। क्या बात सर, क्या बात, आपने तो प्रकृतिवाद की मुझे याद दिला दी है। प्रकृति का बहुत सुंदर आपने चित्रण किया है जी, बहुत सुंदर रचना। तो मैम जी। थैंक यू मैम। सर आप इसके लिए मैम मैं थोड़ा सा 2 लाइन कुछ कहना चाहता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले जिक्र किया था कि उर्दू बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ मैं, लेकिन जी। चूंकि हिंदी से हम लोग बिलोंग करते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है और जी। हिंदी बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, तो इस कविता के लिए मैंने बहुत सारी किताबों का अध्ययन, जो कि मेरे पास रहती है, मुझे शौक है साहित्य का, तो मैं अपने जी। सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें मैं संजो के रखता हूँ और उनको जी। यहाँ से लगाता हूँ, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। जी, बहुत सही, और तो आपने बहुत पुस्तक, सुंदर संदेश दिया। जी, पुस्तक जो है वो ईश्वर के तुल्य है मेरी नजर में, क्योंकि उसके बिना बिल्कुल, कोई इंसान इस धरती पे नहीं रह सकता। नहीं तो बिल्कुल सब सही कुछ बात उसी की कही। देन है। हाँ और जी आपने मैम। एक बहुत अच्छी बात कही कि जब आपने हिंदी का लिखना शुरू किया तो आपने कई किताबों को पढ़ना शुरू किया, और ये बहुत बड़ा संदेश है कि जब हम लिखते जी हैं तो पढ़ना भी उतना ही जरूरी हाँ, होता है। जी। किसी भी विषय के बारे में मैम जो भी अगर हम जानना चाहते हैं तो हमको उसके बारे में पूर्ण अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन, बिल्कुल सर। तब जी। हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। जी तो ये बहुत बिल्कुल सही जरूरी है कहा हम आपने। सबके लिए, क्योंकि हम भी अभी उसी बहुत। स्टेज में है कि हमें ये लगता है कि थोड़ा बहुत जान गए हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो कुछ और जानेंगे। जी, क्योंकि महासागर है, इससे तो हम छोटी छोटी जी बूंदें मैम, लेकर हाँ, एक उम्र बहुत छोटी है इसमें, तो जी। इस उम्र में जितना भी कर ले वो कम है मैम। जी। सर आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, और आपने मुझे बताया था कि जब आप 7th क्लास में थे तब आपने पहली अपनी गजल लिखी। तो जी सर मैं ये जी जी। जानना चाहूंगी कि गजल जैसी एक मुश्किल विधा को आपने इतनी कम उम्र में लिखा, तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, कैसे शुरुआत हुई लेखन की? जी 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 मैम, एक्चुअली हम लोग चूंकि गांव से बिलोंग करते हैं बहुत सारे लोग, तो जी। जहाँ पे हम पढ़ते थे, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन छोटी जी। क्लास की, तो जी। वहाँ पे एक हमारे जो अध्यापक थे मुस्लिम थे, और मेरा पूरा परिवेश उसी से जुड़ा हुआ रहा है। तो वो जी। जितनी अच्छी हिंदी पढ़ाते थे उतनी अच्छी उर्दू भी पढ़ाते थे, और जितने बच्चे थे सबके लिए एक तरीके से ये कंपल्सन था कि आप बेसिक्स सबके जानेंगे, हिंदी के भी और उर्दू के भी। तो वहाँ से एक थोड़ा सा उसके बारे में लगाव पैदा हुआ, और उसके बाद जो गांव देहात में जो छोटे छोटे आयोजन होते हैं, चाहे वो किसी भी फेस्टिवल ओकेजन पे हो, चाहे ईद में हो या मुहर्रम में हो या जैसे भी हो, तो ड्यूरिंग दीज प्रोग्राम मेरा जब इंटरेस्ट इसमें से लगने लगा, तो मैं कई बार मैं रातों में घर से चुपके से चला जाता था और जाके इन प्रोग्राम्स को अटेंड करता था और सुनता था। उसके बाद आ करके अगले दिन जो जितना मुझे याद रहता था उसकी वर्डिंग को मैं अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करता था और सोचता था कि इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्यों लिखा है ये। जी। तो वो उस छोटी सी उम्र से मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, इसका कुछ मतलब है। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे, चूंकि वो टीचर थे और हमारे बहुत सारे सीनियर रहे या कुछ रिश्तेदार भी रहे, तो मैं उनके संपर्क में आता गया और अपनी क्वेरीज उनके सामने रखता गया, तो धीरे धीरे कुछ सुधार होता गया ना। ये बेसिक हमारा है। नहीं, बहुत सुंदर बात है सर, वो पहली गजल हम आपकी सुनना चाहेंगे। मैम पहली गजल बहुत अच्छी तो हम नहीं कह सकते उसको, आज की डेट में उसमें बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, लेकिन मैंने उसमें कोई रद्द-बदल नहीं किया है। जी। उसको जैसे मैंने उस वक्त में सोचा था वही है। वो एक गजल तो नहीं कहेंगे, एक नज्म होती। नज्म का मतलब ये होता है कि किसी जी। एक चीज के बारे में आप डिस्कशन करते हैं। गजल में तो हर शेर अपने आप में अलग होता है,
जी उसका एक मजमून अलग होता है। अगर नज्म तो आप किसी एक के बारे में, किसी एक सब्जेक्ट पे या किसी एक टॉपिक पे लिखते हैं, जी तो मैं उस पर थोड़ा सा आपको सुनाऊंगा जरूर मैम। जी जी, नहीं वो तो मूल है, वो तो जड़ है, मतलब नींव है जी आपके जी आज तक के जी सफर जी की। जी जरूर जी सुनना जी। चाहेंगे। हाँ मैम, पेश है। जी ऐसे चेहरे पे जुल्फे न ढाया करो, ऐसे चेहरे पे जुल्फे न ढाया करो, दिन में काली घटाएं न लाया करो। डूब जाएंगे दिल इसके सैलाब में, डूब जाएंगे दिल इसके सैलाब में, कश्तियां भी किनारे पे लाया करो, क्या कश्तियां बात। भी किनारे पे लाया करो। ऐसे लिपटा के सरापाए पैरहन, पैरहन कपड़े को कहते हैं बस। जी ऐसे लिपटाए सरापाए पैरहन, सर से ऊपर तक पैर तक, अपने जलवों की बिजली ना गिराया करो। अभी नजरों में है वो बला की तपिश, अभी नजरों में है वो बला की तपिश, आग पानी में ना यूं लगाया करो, आग पानी में ना यूं लगाया करो। कितनी कमसिन है ये हुस्न की हर अदा, कितनी कमसिन है ये हुस्न की हर अदा, इसको लोगों से थोड़ा बचाया करो, इसको लोगों से थोड़ा बचाया करो। हम तो मर जाएंगे, हम तो मिट जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हम तो मिट जाएंगे। आशिकों को न यूं आजमाया करो, आशिकों को न यूं आजमाया करो। जान तुझ पे निसार, दिल भी तुझ पे निसार, ऐसे लम्हों में तो मान जाया करो, ऐसे लम्हों में तो मान जाया करो। ये बरसती घटा कह रही पास आ, ये बरसती घटा कह रही पास आ, बन के धड़कन जिगर में समाया करो, बन के धड़कन जिगर में समाया करो। तेरे साये को भी सजदा करते रहे। अब देखिएगा एक बंद की कहाँ तक सोच सकते हैं हम। तेरे साये को भी सजदा करते रहे, बेखुदी का ये आलम न लाया करो, बेखुदी का ये आलम न लाया करो। जान लब पे रुकी दीद की आस में, जान लब पे रुकी दीद की आस में, ख्वाब में ही सही आ तो जाया करो, ख्वाब में क्या ही बात, सही आ तो जाया करो। क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत सर। लग ही नहीं रहा है कि आपकी पहली रचना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना है सर। जी थैंक यू मैम, तो थैंक यू। जी सर, तो आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। आप जैसे मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, जाहिर है कि बहुत व्यस्त भी रहते होंगे। ऐसे में अपनी फैमिली और अपने प्रोफेशन, इसके बीच में आप कविता लेखन ये कैसे कर पाते हैं? किस तरह से आप संतुलन करते हैं, बैलेंस करते हैं सबके बीच में? बहुत मुश्किल है मैम, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम मेरी वाइफ भी वर्किंग है, वो भी इसी प्रोफेशन में है। तो बहुत मुश्किल काम ये है कि मेरे पास एक ही बच्ची है और अभी बहुत छोटी है, मतलब अराउंड 8 ईयर। जी जी तो जी बहुत चैलेंजिंग यह है कि बैलेंस करना, जी कि हम दोनों बहुत लोग मोस्टली घर से बाहर रहते हैं और जी बच्चे को भी केयर करना, तो कभी हम नाइट कभी वो नाइट, और इस तरीके से कभी ऐसा मतलब 10-15 दिनों में हो पाता है कि हम दोनों लोग एक साथ अपने बच्चे के साथ में हों। जी एक रहेगा तो एक ड्यूटी पर रहेगा। तो जी बहुत सारी दिक्कतें हैं। और ये तो मैम क्योंकि स्कूलिंग एज से चल रहा था मेरे को, मैं इसको बीच में कुछ ऐसा टाइम आया कि मैं इसको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था। लेकिन जी क्योंकि जो आदमी की अपनी बेसिक्स होती हैं वो दबती नहीं है, मरती नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे तो मैं लिख लिख के अपना कलेक्ट करता रहता था, लेकिन फिर अचानक श्रेय भाई से एक दिन बात हो गई फोन पे। जी तो उसके बाद से फिर मुझे लगा नहीं, मुझे प्लेटफॉर्म मिल सकता है, मैं थोड़ा सा करता हूँ। तो जी उसके बाद से फिर मैंने अपनी गाड़ी जो है थोड़ा स्पीड में डाल दी, तो ये चलने लगा। अदरवाइज बहुत स्लो मोशन में चल रहा था, क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है मैम कि टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। जी जी और जी जी बीते 1-1.5 साल जो कोरोना में रहे, तो हम लोग पूरी फैमिली कई बार पॉजिटिव भी हुए, आइसोलेट भी हुए, काम भी करते रहे, कोई छुट्टी नहीं, बहुत सारी चीजें रहीं। बट ईश्वर का शुक्र है कि सब ठीक है। नहीं, तो बहुत बस अच्छी चल रहा बात है है। मैम। इतनी व्यस्तता के बाद भी आपने साहित्य सेवा के लिए, या जो आपके अंदर एक शौक था, एक आपके जो पसंद थी, उसके लिए आप समय निकाल पाते हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और हमारी जो नई पीढ़ी है, जिनको लगता है कि समय की कमी है, तो उनके लिए एक उदाहरण भी है कि अगर आप चाहें तो नहीं किसी मैम, तरह से समय में को
हाँ सेट कर मैम, सकते हैं मुझे मैम अपने। एक कुछ बात ये है, मुझे लगती है पर्सनली मैं फील करता हूँ जी कि अगर हीलिंग कई तरीके की होती है मेडिकल साइड में, जी जी तो एक जो स्पिरिचुअल हीलिंग है वो आपकी तब होती है कि जब आपको जो पसंद हो उसमें आप बेस्ट करें। जी क्योंकि अगर आप इंसान हैं तो आपको कुछ ना कुछ करना है, और जो आप परफेक्शन के साथ करते हैं वो जो हीलिंग है वो कहीं से और से नहीं मिलती आपको। जी तो जी आपका जो, आप कहते हैं ना कि ईश्वर आपको रोटी खाने के लिए तो कोई और धंधा देता है, लेकिन अच्छा जी इंसान बनने के लिए कुछ और देता है। तो जो मिला है बिल्कुल। उसको आप बहुत अच्छे से संभालिए और संवारिए और आगे ले जाइए। बहुत तो सुंदर यही बात, कर रहा बहुत हूँ मैम मैं। सुंदर। नहीं, बहुत सुंदर यही कर बात। रहा हूँ मैम। जी आप बहुत अच्छी बात कही आपने। तो सर जैसे कवि होता है वो अपने आसपास के माहौल से कई बार बहुत प्रेरित होकर अपनी रचनाएं लिखता है। तो कोई जी ऐसी जी जी। रचना जो जैसे कोरोना का टाइम था या उससे पहले भी कई बार कुछ ऐसा आपको लगा या यथार्थ से प्रेरित होकर कोई एक ऐसी रचना जो आपके ये मेडिकल फील्ड से आपको महसूस हुई हो, ऐसी कुछ रचना अगर आप हमको सुनाना चाहें। मैम ऐसी इस समय तो मेरे पास उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि बीच का टाइम ऐसा रहा कि बहुत जी ज़्यादा अप्स एंड डाउन रहे हैं जी कोरोना की वजह से, तो फोकस नहीं रहा मेरा। जी 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 तो बहुत सारे ऐसे जो जिसको बोलते हैं कि उर्दू में बोलते हैं कटा, जी 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 जैसे मुक्तक बोलते हैं हम लोग जी हिंदी में, जी छंद बोलते हैं। तो वैसे ही होता है कि हम चार लाइन कहीं लिखे कहीं छोड़ दिए, तो वो असेंबल ही नहीं है मेरे पास। मैंने जी जब इधर मेरी बात हुई आपसे तो मैंने उसको बहुत कोशिश करी कहीं से रिकवर करने की, बट मिल नहीं पाया। तो जो जी अभी जी करंट में मैम है, मैं उसमें से मैं कुछ चाहूंगा जरूर आपको कुछ सुना दूं बिल्कुल मैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो जो ये मैम एक आपने कई बार जिक्र किया है कलम का, जी है ना, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं इसी कलम और कलाम की बात कर लूं थोड़ी। बिल्कुल 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 सर बिल्कुल। कलम का मैम जहाँ तक सवाल है, कलम में वो ताकत है कि जी क्रांति हो जाती है, सल्तनत बदल बिल्कुल जाती है, पूरी दुनिया बदल जाती है। तलवार से भी ज्यादा खतरनाक अगर है कुछ तो वो कलम है। कलम। बस उसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए और उसकी इज्जत आपको आनी चाहिए। तो क्योंकि कलम बिना इज्जत के, तलवार। जी जी सर तलवार तो जी, एक को मारती है लेकिन कलम एक साथ हाँ, कई वार करती है कईयों के ऊपर। अरे मैम कलम तो युग बदल देती है। जी कलम ने ही युग बदले हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया में जहाँ पे भी बदलाव हुआ वो कलम ने हुआ है, बिल्कुल कलम ने जी किया है। तो जी कलम क्या है, कलाम कैसा है। क्या बात। कलम क्या है, कलाम कैसा है, वो क्या जाने अदबी सलाम कैसा है। मेरा इससे क्या मतलब सिर्फ इतना था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये जरूर कहते हैं अपने आप को कि मैं बहुत पढ़ा हूँ या मैं बहुत ज्ञानी हूँ, जी लेकिन पर्सनली ये मेरा फीलिंग है कि ज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि आप जो किताब पढ़ के चले आए हैं वही ज्ञान है। ज्ञान बहुत सारा जी दुनिया में भी मिलता है, आप देखिए रोज मिलता है। जी जी तो कलम क्या है, कलाम कैसा है, वो क्या जाने अदबी सलाम कैसा है। कलम ने कितने ताज बदले हैं, कितने लोगों के आज बदले हैं। कलम ने कितने ताज बदले हैं, कितने लोगों के आज बदले हैं। इसको थामोगे तो आज बदलोगे, इसको थामोगे तो आज बदलोगे। जाने कितनों के ताज बदलोगे, जाने कितनों के ताज बदलोगे। हाथ में जब कलम उठाओगे, हाथ में जब कलम उठाओगे, देखना क्या से क्या हो जाओगे, देखना क्या से क्या हो जाओगे। मैम क्या कलम बात। तो मतलब ये, मैं मानता हूँ कि कलम वही है, यहाँ पे है। अगर आपने उसको इज्जत दी तो वो आपको बहुत कुछ देगी। जी जी और ये एक तो संदेश हम भी है लोग, हमारे कलमकारों जी के लिए कि कलम जी उठाई है तो आपकी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है, कुछ कर्तव्य भी जी बनता है कि आप क्या जी लिख रहे जी। हैं। हाँ जी मैम जी कलम का, देखिए सबके अपने अपने मौजू हैं, लिखने के टॉपिक्स हैं, लेकिन जी अगर वो सच्चा कवि है, शायर है, कोई भी है, तो वो अपने देश के बारे में और अपनी कौम के बारे में, अपने समाज के बारे में अगर वो नहीं सोचता है तो फिर वो साहित्यकार नहीं है। और सही ढंग क्योंकि से वो तो, उसे पेश भी हाँ करना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, जी 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 सर आपने इतनी अच्छी कविता सुनाई, मुझे आपकी एक दो जो पंक्तियां हैं जो मैं बार बार पढ़ती हूँ और मुझे उसका जी जी अर्थ जी कुछ अलग ही समझ में आता है, मैं आपको उनको सुनाती हूँ।
कलम जी जी उठाई और खुद को कलम किया मैंने, कलम उठाई और खुद को कलम किया मैंने, नजर में अपनी खुद को ही अलम किया मैंने। तो ये बड़ा गूढ़ इसके जो भाव है उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैम, कलम उठाई और खुद को कलम किया मैंने। बहुत बार क्या होता है कि साहित्यकार पूरी दुनिया में एग्जाम्पल भी रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि जब आपको कुछ लिखना है लेकिन आप वो चीज नहीं लिख पाते हैं। जी बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कुछ दिख रहा है और आप लिख नहीं पा रहे हैं, जी जी और मजबूरी में आप वो लिख रहे हैं जो आप लिखना नहीं चाहते हैं। तो कलम उठाई और खुद को कलम किया मैंने, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने वो लिखा और अपने आप को मारा कि जो हमें नहीं लिखना चाहिए। तो एक ये अपराध बोध होता है मन में कि हमें ये लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने लिखा किसी बंदिश में, किसी दबाव में। तो कलम जी उठाई जी और खुद को कलम किया मैंने, और अपनी ही नजर में अलम किया मैंने। तो अलम तो एक तरीके का जादू होता है, या कहिए कोई जिसको दूसरी भाषा में ये बोलते हैं कि कोई जादू टोना करना, किसी पे कुछ ऐसी शक्ति करना, तो उसको जी अलम बोलते हैं। अमल बोलते हैं, अलम भी बोलते हैं। तो ये मतलब सिर्फ ये है कि हमने अपने आप को ही नुकसान किया अगर हमने कोई ऐसा काम किया है। तो दोनों लाइनों का सिर्फ यही मतलब है कि हमने अगर कोई ऐसा काम किया तो उसके बाद अपने आप को डिस्ट्रॉय किया। तो बहुत तो बड़ी ऐसा नहीं बात करना आपने, चाहिए। जी कलमकारों के लिए बहुत बड़ी बात आप दो पंक्तियों में कह गए सर। और मुझे लगता जी है सबने इस बारे में सोचना चाहिए जब हम लोग बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं या कुछ लिखते हैं, जी तो जी 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 वो जी। थोड़ा सा बचना चाहिए उन सब चीजों से एक हाँ अच्छे जी जी जी। कलमकार। और व्यक्तिगत तौर पे मैं ये मानता हूँ मैम कि कभी भी किसी के भी कोई कमेंट पे या उस पे बहुत इतनी जल्दी से, इतनी त्वरित कोई भी कमेंट या नहीं करना चाहिए। क्योंकि किस जी परिवेश में, किस माहौल में, किस सूरत हाल में उसने वो चीज़ लिखी है, समझने की जरूरत जी होती है। बहुत बार लिखने वाला खुद मजबूर होता है। जी 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 तो और उसकी मनस्थिति ये, भी पर भी हाँ जी ये जी जी जी। तो लेकिन जी बस इतना कहूंगा मैम कि हर आदमी को, जो भी इस फील्ड से जुड़ा है या कहीं भी जो नहीं भी है, शायर नहीं भी है, कवि नहीं भी है, तो देश और समाज के लिए अगर वो सोचता नहीं है तो फिर अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत जी सही बात आपने कही। सर जैसे कि आप बहुत खूबसूरत जो उर्दू अल्फाज हैं अपनी कविताओं में लेते हैं, शब्द चयन बहुत अच्छा रहता है। तो कविता के सौंदर्य की जब हम बात करें तो उसमें जैसे रस, छंद, अलंकार या शब्द संरचना ये बहुत ज्यादा उसका प्रभाव होता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, इस बारे में तो मैं यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा आप ज्ञान ज्ञान अर्जन करिए, पढ़िए, पढ़ते रहिए। पढ़ने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती है, जी और हर आदमी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझे सब आ गया। जी 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 तो आप हमेशा भूख बनाए रखिए, पढ़ने की जी भूख, जानने की भूख, हर चीज़ समझने की भूख बनाए रखिए। तो आपको हर चीज़ अपने आप मिलती रहेगी किताबों में। और बाकी जो आपके, हम ये कहेंगे कि हमारे जितने भी गुरुजन हैं, जो अभी हैं, सबके होते हैं, तो सब लोग जी उनसे अपना राब्ता रखिए, संपर्क रखिए। तो अपने आप कुछ ना कुछ जी मिलता रहेगा। हर जगह सब कुछ जी उपलब्ध है। जी जी तो और बस भाषा पढ़ने की, ज्ञान जानने की जितना इच्छा हो। ज्यादा हो, भाषा मैम, ज्ञान भाषा तो शब्द, हर लैंग्वेज जो है वो रिस्पेक्टेड है। जी हर मतलब क्योंकि उसका ये कुछ तो, न कुछ है। जी, इंसानी जबान है। जो जहाँ पे रहता है वो अपनी जबान बोलता है, और अपनी जबान में ही वो अपनी बात कहता है। तो जबान तो कोई जी भी हो जी सकती है, लेकिन मजमून वही जी होना चाहिए जो सबके लिए होना चाहिए। हाँ जी। और जितनी ज्यादा जी हमें ज्ञान रहेगा, जितना हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे, काव्यात्मक सौंदर्य की जो हम बात करते हैं वो जी उतना ज्यादा जी जी जी। हमारी हाँ रचनाओं में दिखेगा। जी जी हाँ। तो सर एक और एक गजल हो जाए। जी हाँ, एक लाइन और मैं थोड़ी सी बात, अ, जी एक जी जी मेरी जिंदगी का जो सबसे बहुत इसको कहना कि मेरे लिए वो खुश फहमी का मतलब टाइम था, कि उर्दू के बहुत एक मशहूर शायर हुए हैं, खुमार बाराबंकी साहब। जी 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 खुमार बाराबंकी साहब, जो, उनको मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, उनको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करता था। और जी लकीली मेरी उनके, जब उनका लास्ट टाइम था तो मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। जी और वो जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था अपने मेडिकल कॉलेज में, तो वो मेरे ही मेडिसिन वार्ड में एडमिट थे।
लीवर सिरोसिस करके एडमिट थे। तो बहुत ही टर्मिनल फेज थी उनकी, लेकिन बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे और करीब 1 डेढ़ महीना रहे। तो मैं हमेशा जाके उनके पैर दबाता था और बस, और कुछ भी नहीं करता था। वो मुझे बस कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बस मैं यही करने आया हूँ आपके पास। जी तो जब तक वो जिंदा रहे, मैं जाके मौका निकाल के मैं बस उनके वो है उनके पैरों के पास ही बैठता था, हमेशा उनके पैर पकड़ के बैठता था। तो ये सब सब सबसे मिलता। बड़ी बात है, मतलब जी आपको नेमत जी मिल गई, आप कहिए कि जी जी। हाँ, और ये वो बहुत बड़ी हस्ती थे, है आज भी। अब नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत जी कभी नहीं जी मरेगी। जी बिल्कुल सही। तो एक गजल हो जी जाए मैम। सर। तो एक जो, जी जी मैम, हाँ। मैं अपने आप में कोई वजीर जैसा हूँ। कभी मेरा भाव ये है मैम कि कभी भी अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट ना करिए और कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। जी मैं अपने आप में कोई वजीर जैसा हूँ, तुम्हारी जुल्फ में उलझा असीर जैसा हूँ। असीर कहते हैं बंदी को, कैदी को। जी तुम्हारी जुल्फ में उलझा असीर जैसा हूँ, न देख मुझको तू शक भरी निगाहों से, न देख मुझको तू शक भरी निगाहों से, असल में मैं भी तुम्हारे जमीर जैसा हूँ। असल में मैं भी तुम्हारे जमीर जैसा हूँ। रेत पे लिखी इबारत कहाँ ठहरती है, रेत पे लिखी इबारत कहाँ ठहरती है, किसी के दिल पे छपी एक नजीर जैसा हूँ। किसी के दिल पे छपी एक नजीर जैसा हूँ। हर एक बंद को दुनिया के तोड़ सकता हूँ। हर एक बंद को दुनिया के तोड़ सकता हूँ। तुम्हारी नजर में चाहे सगीर जैसा हूँ। सगीर कहते हैं जो सबसे छोटा होता है। जी जी हर एक बंद को दुनिया के तोड़ सकता हूँ। तुम्हारी नजर में चाहे सगीर जैसा हूँ। जमाना मुझको भी देखेगा एहतराम से। जमाना मुझको भी देखेगा एहतराम से। नजर में मैं अपनी एक जहीर जैसा हूँ। जहीर कहते हैं विद्वान को, जो बहुत, नजर में मैं अपनी एक जहीर जैसा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत खूब सर, बहुत सुंदर। सर आपने थैंक यू मैम। के साहित्य रत्न का भी आपने खिताब हासिल किया है। जी के साहित्य रत्न जो हमने शुरुआत की है एक नई प्रतियोगिता की, वो कुछ अन्य प्रतियोगिताओं से थोड़ी अलग है। इसमें जहाँ जी मैम। लेखन है वहाँ प्रस्तुतिकरण भी उतना ही जरूरी है, और वो एक जी लेखक के मैम। लिए जी जरूरी भी है। उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जब हमने सुना था आपको, हमें बहुत प्रभावपूर्ण लगी थी आपकी प्रस्तुति। तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैम, बहुत अच्छा ये कॉन्टेस्ट है, और सब्जेक्ट इतना बढ़िया दिया था आपने। क्योंकि जी हर आदमी की जिंदगी में दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, और कोई भी रिश्ता, बाकी सारे रिश्ते अलग होते हैं, लेकिन मित्रता दोस्ती उसका कोई मेयार नहीं होता, कोई स्तर नहीं होता। जी जी मित्रता का कोई स्तर होता ही नहीं है मैम, आज भी ना आगे भी बिल्कुल। नहीं रहेगा। जी तो उसी को, चूंकि हर आदमी की जिंदगी में कोई ना कोई मित्र ऐसा होता है जो उसके लिए वो सब कुछ कर सकता है। मेरी भी जी जिंदगी में है, औरों की जिंदगी में भी होंगे। तो मित्रता का बस यही आधार होना चाहिए। जी मित्रता का बस यही आधार होना चाहिए। मित्र को बस मित्र से सरोकार होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि दोस्ती के साथ में या मित्रता के साथ में लोग उनके मेरिट डिमेरिट देखते हैं। जी 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 तो फिर मित्रता कहाँ, वो तो एक एडजस्टमेंट हो गया। बिल्कुल। अगर हम स्वीकार करते हैं सामने वाले को दोस्त के रूप में, तो उसकी हर अच्छी बुरी चीज के साथ स्वीकार करते हैं, और उसी जी के साथ हम रहने के वो होते हैं कि भाई ये हमारा दोस्त है। जी जी तो मित्र को बस मित्र से सरोकार होना चाहिए। मित्रता की डोर का संबल जरूरी है, मगर मित्रता का भी मगर एक सार होना चाहिए। मित्रता का भी मगर एक सार होना चाहिए। क्या उचित है और अनुचित, फिक्र इसकी मत करो। क्या जी उचित है और अनुचित, फिक्र इसकी मत करो। मित्रता को हर हदों से पार होना चाहिए। मित्रता को हर हदों से पार होना चाहिए। और मैम ये है ना कि बहुत बार मैं पर्सनल अपनी फीलिंग बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जी जहाँ से मैं निकला हूँ वहाँ सारे बच्चे ऐसा नहीं कि सब डॉक्टर बन गए हों या सब बहुत ऊंचे हो गए।
जी जी। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत लो स्टेटा में हैं, लेकिन वो आज भी मेरे मित्र वैसे ही हैं जैसे 25 साल पहले थे। बिल्कुल सर, मतलब मित्रता वो एक जब ऐसा भी, भाव है जो नहीं बदलता जी है। जी, हाँ, वो जब भी मिलते हैं तो हम अपनी कुर्सी छोड़ के मिलते हैं। जी जी जी। तो वो हमेशा ये हर, मैं मानता हूँ हर आदमी को ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप। जी। जी सर। सुदामा कृष्ण का अवतार होना चाहिए, हर सुदामा कृष्ण का अवतार होना चाहिए। बांट ले जो मित्र के हर दर्द को मुस्कान से, बांट ले जो मित्र के हर दर्द को मुस्कान से, मित्र को हर मित्र का गमख्वार होना चाहिए, मित्र को हर मित्र का गमख्वार होना चाहिए। अभी आपने मैम कोरोना की बात करी है, जी क्योंकि जिस जो मेरा बहुत ही करीबी मित्र नोएडा में एडमिट था, जी और मैं लखनऊ में पॉजिटिव था, वो वहाँ पॉजिटिव था, जी और वो बहुत सीरियस था, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में था, और हम लोग पूरी फैमिली हम लोग पॉजिटिव थे। जी लेकिन फिर भी हमने जो हमारे कॉन्टैक्ट नोएडा में, दिल्ली में, जहाँ से भी हमने लोगों को किसी भी तरीके से जो भी जैसी भी हेल्प हो सकती थी वहाँ मैंने वहाँ पे उपलब्ध कराई इसको। जी। भगवान का शुक्र है वो है, मेरे साथ है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं किसी लायक हूँ तो भगवान ने मुझे बनाया है, और किसी के काम नहीं आ सकता हूँ तो कोई मतलब नहीं है उसका। फिर तो जानवर भी बहुत पेट भर के चले जाते हैं। बिल्कुल, एक इंसान, इंसानियत होना ज़्यादा ज़रूरी है इंसान से जी ज़्यादा। जी, हाँ। जी, जी। और वो कबीरदास ने कहा ना, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को तो छाया नहीं, इतने, फल लागे हाँ जी मैम, बिल्कुल अकेला। हाँ। तो इतने बड़े मत बनिए जो आप किसी के काम ना आ सके। और आ इतना सके, बड़े कोई बनने का फ़ायदा मैं नहीं। ईश्वर से कभी कभी मैंने प्रार्थना नहीं की मुझे ईश्वर इतना बड़ा बना दो कि मेरे सब छूट जाए। जी, जी, तो जी। वो नहीं होना चाहिए, वो कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि हमारा सुख दुख जो भी हम फील करते हैं वो हम अपनों के साथ करते हैं, और अगर मेरे बिल्कुल, अपने नहीं है तो फिर ना सुख है ना दुख है। कुछ भी नहीं है, तो फिर अकेले जी हैं मैम, हम, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। हाँ जी, जी मैम, तो उतना बड़ा नहीं बनना है। तो सर, प्रस्तुतिकरण जो होता है, कविता को जी कैसे मैम। प्रस्तुत किया जाए, इसके बारे में कुछ बताइए। मैम ये तो देखिए, ये कोई आर्ट नहीं है मैम, आपके दिल के, अपने दिल के भाव हैं। जी जिस तरीके से आप उसको परसीव करते हैं, परसेप्शन आपका है, वही आपकी फीलिंग्स हैं, वही आपका प्रेजेंटेशन है। क्योंकि जी बनावटी तौर पे तो आप एक दो बार बनावटी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जी तो जी मैं तो यही मानता हूँ कि जैसे आप हम ऐसे दिखिए, अपने आप प्रेजेंटेशन आ जाएगा। जी 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 क्योंकि कहीं से कोई फैब्रिकेशन की जरूरत नहीं होती है। जी। क्योंकि आपने हम खुद कोई एक्टर तो भाव। नहीं है। जी जी, हम लोग कोई मैम एक्टर नहीं है जो जी हमें अपने आप को एक्टिंग की तरह, एक्टर तो उसके बाद आर्ट होती है, वो प्रेजेंट करता है। लेकिन हम लोग तो वही हैं कि जो मेरे अंदर है वही बाहर है, और वही जी जी प्रेजेंट करना चाहिए, उसमें सारे भाव आ जाते हैं। जी 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 जी। मतलब प्राकृतिक रूप से जो आपने लिखा है, जो भाव अगर आपने जी, प्राकृतिक रूप से हाँ, आए हैं, वो अगर जी लिखे जी, हैं, तो फिर आपकी जो प्रस्तुति है वो भी उतनी ही प्रभावपूर्ण होगी, ये आपका जी कहने का मैम, मतलब। हाँ, जी 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 जी, मेरा मानना यही है। जी। तो सर, आप बहुत समय से हमारे कलम के जादूगर समूह से जुड़े हुए हैं। तो मैं जी जानना चाहूंगी कि, और सक्रिय भी रहते हैं हमारी प्रतियोगिताओं जी में, तो मैं जी। आपसे यही जानना चाहूंगी कि कलम के जादूगर से जुड़ने के बाद आपकी साहित्यिक यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या नयापन आया, या कलम के जादूगर का क्या अहम उसमें भूमिका रही, इस बारे में कुछ बताइए। मैम भूमिका तो अहम अहम से ज़्यादा रही, इसलिए क्योंकि मैं जी तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था अभी भी। लेकिन इसमें आने के बाद ये हुआ, श्रेय भाई से मेरी बात होती रहती है मैसेज से, जी या जैसे, या बहुत सारे एक्सपर्ट आप लोग लाते हैं, तो उनके जो जी इंटरव्यूज़ होते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्योंकि मैं तो हमेशा सीखने के लिए ही तैयार हूँ, जी मुझसे छोटा भी हो बड़ा भी हो, जो जहाँ मिलता है मैं उससे हर चीज़ सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। जी। क्योंकि मैं तो हमेशा ये मान के चलता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, जो आता है सामने वाले को आता है। तो हर ये चीज बहुत मिलती है मुझे, जरूरी है। आपके प्लेटफॉर्म से मुझे बहुत कुछ मिला है, और बहुत जी कुछ मिलता रहेगा। जी 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 तो जी। नहीं आज सर, की डेट आपसे भी में जो कुछ, बहुत। जी, जी, आपसे जी भी मैम, बहुत जी कुछ सीखने को मिल रहा है, हम सबको, हमारे समूह के जो जी सदस्य हैं जी उनको भी। जी 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 जी। जी तो मैम। आप
आप कोई एक ऐसी कविता चलते चलते हमें अगर सुनाना चाहते हैं, जो आप सही में सुनाना चाहते हैं जी। आ, या जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं। जी मैम। मैम मैं अपनी गजल सुना रहा हूँ, उसके बाद में चलते चलते आपको मैं वो सुनाऊंगा जो मैंने बहुत पहले लिखी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। जी। ये मैं मानता हूँ कि हर आदमी को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और सब कुछ मांगना चाहिए। तो जी मैंने भी कुछ मांगा है ईश्वर से कि या इलाही मेरे हाथों में शिफा भरपूर दे। शिफा उसको बोलते हैं जो ऊपर वाला कोई चीज देता है जी आपके जी हाथों में, जी। ज्ञान या कुछ भी, कौशल, कला। हुनर, हाँ, कौशल। कौशल कौशल हुनर। या इलाही मेरे हाथों में शिफा भरपूर दे, दीन और ईमा और नदामत की अदा भरपूर दे। दीन और ईमान से भी, दीन से भी, और नदामत कहते हैं मैम झुकने की या अपने आप को मोल्ड करने की जी कला, जी कि आप जी जहाँ पे भी हो, जिस सिचुएशन में हो वहाँ अपने आप को एडजस्ट करते हैं। जी। तो या इलाही मेरे हाथों में शिफा भरपूर दे, दीन और ईमा और नदामत की अदा भरपूर दे। रोशनी का एक सितारा खुल्द से पाया तो है। खुल्द कहते हैं शून्य को या आकाश जी को, जी अंतरिक्ष को। जी जी। रोशनी का एक सितारा खुल्द से पाया तो है। अपनी रहमत का अपनी रहमत का हमें भी एक कोहे तूर दे। अपनी क्या रहमत का हमें भी एक कोहे तूर दे। कोहे तूर कहते हैं मैम, को पर्वत बोलते हैं, और जो सबसे जी ऊंचा जी होता है उसको बोलते हैं कोहे तूर। जी जी। तो अपनी रहमत का हमें भी एक कोहे तूर दे। सुन रहा है तू मदीने से मेरी रुदाद को। सुन रहा है तू मदीने से मेरी रुदाद को। मेरे हक में भी मेरे मालिक जरा सा नूर दे। मेरे हक में भी मेरे मालिक जरा सा नूर दे। खुश्क आंखों में तेरे दीदार की हसरत लिए। खुश्क आंखों में तेरे दीदार की हसरत लिए। सर जमीने पाक पर आमद मेरी मंजूर दे। सर क्या जमीने पाक पर आमद मेरी मंजूर दे। सर जमीने पाक पर आमद मेरी मंजूर दे। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत और खूबसूरत। मैम बस ये जाते जाते, क्योंकि समय भी हो रहा है, तो मैं जी, जो एक गजल जो मैंने फील करी वो मैं आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई दिल पे छा जाए तो गजल होती है। जब कोई दिल पे छा जाए तो गजल होती है। इश्क जब हद से गुजर जाए तो गजल होती है। इश्क जब हद से गुजर जाए तो गजल होती है। वस्ल की रात भी लाई है उम्मीदों के सवाब। वस्ल की रात भी लाई है उम्मीदों के सवाब। आज वो मिलके बिछड़ जाएं तो गजल होती है। आज वो मिलके बिछड़ जाएं तो गजल होती है। उनको मालूम नहीं इश्क की फितरत क्या है। उनको मालूम नहीं इश्क की फितरत क्या है। बिन कहे दिल में उतर जाए तो गजल होती है। बिन कहे दिल में उतर जाए तो गजल होती है। तेरा मिलना भी हंसी और बिछड़ना भी हंसी। तेरा मिलना भी हंसी और बिछड़ना भी हंसी। तेरे पहलू में दो पल गुजर जाएं तो गजल होती है। तेरे पहलू में दो पल गुजर जाएं तो गजल होती है। होती। हमको मालूम नहीं इसके बयाबां क्या है। हमको मालूम नहीं इसके बयाबां क्या है। उनकी जुल्फों की घटा छाए तो गजल होती तो है। गजल होती उनकी है। जुल्फों की घटा छाए तो गजल होती है। थैंक क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत गजल थी और हम तो सुनते रहने का मन कर रहा था सर। इतने अच्छे अल्फाज, इतना अच्छे आपने लिखा था। बहुत सुंदर सर। आज आपसे बातचीत करके बहुत सारी ऐसी नई बातें सीखने को मिली, कई बारीकियां सीखने को मिली लेखन के बारे में और जिंदगी के बारे में भी, जिसको हम जी बोलते हैं मैम। व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ हमें जी मैम। बहुत कुछ जानने को मिला। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में थैंक यू शामिल मैम। हुए। थैंक यू। जी जी। और धन्यवाद सर। और आपने इतना सुंदर हमारे साथ अपना अनुभव और जानकारी साझा की, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ कवि डॉक्टर कामेश गौतम नूर जी, जो साझा कर रहे थे अपनी साहित्यिक यात्रा के कुछ अनुभवों को। आशा करती हूँ कि आपने भी उनके अनुभवों का लाभ उठाया होगा और उनसे बातचीत का आनंद लिया होगा। तो दोस्तों अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे एक नए कलमकार के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।